हेलो क्लास 9th के हिंदी के टॉपर्स बच्चों, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद अंजू मैम में। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 9 की एनसीईआरटी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1, जिसका हम लोग गद्य खंड पढ़ रहे थे, जिसमें पाठ 5 शुक्र तारे के समान। इसका हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन भाग 1 में आधा पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ लिया था, है ना। तो एक बार से देखिए, वापस से थोड़ा सा देखते हैं कि भाई इसके जो लेखक हैं वो सन्यासी स्वामी आनंद जी हैं, जिन्होंने इस पाठ को लिखा था। और ये एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र का तात्पर्य होता है कि शब्दों की रेखाएं खींच खींच कर एक चित्र प्रकट कर देना, यानी शब्दों का चित्र, यानी कि एक ऐसा लाइव दृश्य सा प्रस्तुत कर देना किसी व्यक्ति के बारे में। तो वैसा ही इन्होंने किया है। इसमें जो महात्मा गांधी जी के निजी सचिव थे महादेव भाई देसाई जी, उनके बारे में लेखक स्वामी आनंद जी ने लिखा है। ये पाठ किस प्रकार से वे शुक्र तारे के समान ओजस्वी थे और महात्मा गांधी जी के किस तरह वो निकट रहे थे। अच्छा, मुख्य मुख्य पात्रों को मैंने एक पेपर पे आपके लिए लिखा था, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया। देखिए, मुख्य पात्र जो हैं स्वामी आनंद है, एक तो जिनका मूल नाम हिम्मत लाल है, वो पाठ के लेखक हैं। दूसरे महादेव भाई, जिन्हें बीच में एमडी भी कहा गया, यानी कि महादेव देसाई, जिन पर ही ये पाठ निर्भर है। और ये मूलतः गुजराती भाषा में ये पाठ लिखा गया था, ठीक है। और फिर एक कालीनाथ राय का नाम आता है, जो कि लाहौर का जो एक दैनिक समाचार पत्र अंग्रेजी का निकलता था, ट्रिब्यून, उसके संपादक थे। फिर बम्बई में भी इसी तरह का एक राष्ट्रीय पत्र था अंग्रेजी का, बॉम्बे क्रॉनिकल, उसके संपादक हॉर्नीमैन, जो कि अंग्रेज थे। फिर महात्मा गांधी, जो 2 इसी तरीके के पत्र यानी कि समाचार पत्रों के संपादक थे, यंग इंडिया और नवजीवन, जो कि साप्ताहिक यानी कि सप्ताह में एक बार निकलता था, ठीक है। इसी तरह से महादेव देसाई ने जिन पत्रिकाओं का अंग्रेजी अनुवाद किया, चित्रांगदा, विदाई का अभिशाप, शरद बाबू की कहानियाँ और सबसे महत्वपूर्ण सत्य के प्रयोग, जो गांधी जी की आत्मकथा भी है, तो इसका इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया, ठीक है। ये तो मुख्य बातें जो हम लोगों ने इसके बारे में समझी। अब चलिए, पाठ हम लोग ने ये पेज 52 से हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे। तो अब देखिए, भारत में उनके अक्षरों का कोई सानी नहीं था। मतलब अक्षरों का मतलब यहाँ पर बच्चों हैंड राइटिंग की बात हो रही है ना, कि वो इतनी सुंदर हैंड राइटिंग लिखते थे। कौन? महादेव देसाई जी, जिनके बारे में पूरा पाठ है, जो शुक्र तारे के समान थे। तो उनके लिए वो कह रहे हैं कि उनकी जो लिखावट थी उसका कोई सानी नहीं था। तो वायसराय के नाम जाने वाले गांधी जी के पत्र लिखते रहते थे, वायसराय जी के पास जाते थे। तो वो कह रहे हैं कि वो जो पत्र थे ना, वो महादेव की लिखावट में जाते थे। और उन पत्रों को देख देख कर दिल्ली और शिमला में बैठे वायसराय लंबी सांस लेते रहते थे। देख देख के कहते थे, इतना सुंदर। चलिए, दिल्ली और शिमला इसलिए कहा गया क्योंकि उस समय कैपिटल होती थी दिल्ली, और गर्मियों की समर कैपिटल शिमला होती थी, है ना। और वायसराय जो होते थे वो हमारे देश के एक तरीके से, जिस इस समय जो राष्ट्रपति है ना, इस तरह से समझ लीजिए कि अंग्रेजी शासन था तो वायसराय होते थे। तो वो देखते थे, इतनी सुंदर लिखावट देखते थे। तो ऐसा कह रहे हैं वो आगे कि भले ही उन दिनों ब्रिटिश सल्तनत पर कहीं सूरज न डूबता हो, लेकिन उस सल्तनत के छोटे बादशाह को भी गांधी जी के सेक्रेटरी के समान खुश नवीश कहाँ मिलता था। तो कह रहे हैं कि भले ही वो बहुत बड़ी सल्तनत थी, ब्रिटिश सल्तनत, लेकिन इतना सुंदर अक्षर लिखने वाला लेखक खुश नवीश, जो कि महादेव देसाई थे, वो उनके पास भी नहीं था। तो बड़े बड़े सिविलियन और गवर्नर कहा करते थे कि सारी ब्रिटिश सर्विसों में महादेव के समान अक्षर लिखने वाला कहीं खोजने पर भी मिलता नहीं था। जितने भी बड़े बड़े अफसर थे गवर्नर थे ना, वो यही कहते थे कि इतना सुंदर लिखते थे वो, कहते हैं ऐसा तो हमें कहीं भी नहीं मिलता है। तो ऐसा सुंदर लेखन जो था वो पढ़ने वाले को मंत्र मुग्ध कर देता था। बच्चों, आप लोग भी अपनी हैंड राइटिंग पर काम किया करिए ना। अगर आपकी अच्छी है तो बहुत अच्छी, वेल डन। अगर किसी की हैंड राइटिंग कम अच्छी है तो वो उसे भी प्रैक्टिस करके अच्छा बना सकता है। महादेव के हाथों के लिखे गए लेख, टिप्पणियाँ, पत्र, गांधी जी के व्याख्यान, प्रार्थना, प्रवचन, मुलाकातें, वार्तालापों पर लिखी गई टिप्पणियाँ, है ना, सब कुछ
क्या क्या वो अपने हाथों से लिखते थे, लेख लिखते थे, टिप्पणियाँ लिखते थे, पत्र लिखते थे। गांधी जी जो लेक्चर यानी व्याख्यान देते थे वो लिखते थे, प्रार्थना के समय देने वाले प्रवचन लिखते थे, जो मुलाकातें होती थी उनकी रिपोर्टिंग करते थे, है ना। आपस की बातचीत हुई है, उस जो भी डिस्कशन गांधी जी का बहुत बहुत लोगों से होता रहता था, तो उस पर भी टिप्पणी, सब कुछ वो फुल स्केप के चौथाई आकार वाली मोटी अभ्यास पुस्तकों में लंबी लिखावट के साथ जेट की सी गति से लिखा जाता था। तो वो कह रहे हैं कि वो सुंदर ही नहीं लिखते थे, बहुत फास्ट लिखते थे, जेट की सी गति से, बहुत तेज तेज भी लिख लेते थे वो। और उन्होंने एक मोटी सी अभ्यास पुस्तक बना रखी थी। फुल स्केप तो कागज़ बच्चों पूरा बड़ा होता है ना, उसका चौथाई कर लो, और उस चौथाई की उन्होंने कागज़ की एक मोटी यानी कि छोटी सी एक मोटी सी पुस्तक बना रखी थी। उस पर वो फटाफट जेट्स की गति से लिखते थे। फिर शॉर्ट हैंड जानते नहीं थे बच्चों। शॉर्ट हैंड क्या होती है ना कि जैसे शॉर्ट में लिखा जाता है, जैसे कोई स्पेशली क्या होता है, सेक्रेटरी होते हैं अपने बॉस से कोई नोटिंग कराते हैं, कोई वो लिखवाते हैं, लेटर लिखवाते हैं, तो क्या होते हैं वो सोचते जाते हैं, बॉस तो सोच के जल्दी जल्दी बोलते जाते हैं जो जो उनके दिमाग में आ रहा है ना। और सेक्रेटरी को क्या होता है कि वो लिखना होता है। अब सेक्रेटरी क्या होता है कि अगर वो उसी स्पीड में नहीं लिख पाएगा, उनकी सोच के साथ साथ उसे भागना होता है, इसलिए शॉर्ट हैंड में लिखता है वो। शॉर्ट हैंड एक टाइप की राइटिंग स्किल होती है। फिर बाद में वो उसको पढ़ता है और उसको बड़ा करके पूरे शब्दों में कर लेता है। लेकिन जो महादेव देसाई थे वो शॉर्ट हैंड नहीं जानते थे, तो लेकिन उनकी स्पीड इतनी तेज थी कि वो लंबी लिखावट में ही, जैसे कि नॉर्मली लिखा जाता है ना, उसी तरह से लिखते थे जल्दी जल्दी। बड़े बड़े देशी विदेशी राजपुरुष, राजनीतिज्ञ, देश विदेश के अग्रगण्य समाचार पत्रों के प्रतिनिधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के संचालक, पादरी, ग्रंथकार आदि गांधी जी से मिलने के लिए आते थे। मतलब वो बता रहे हैं कि बहुत तरह के लोग गांधी जी से मिलने आते थे। देश विदेश के जो राजा राजपुरुष होते थे, राजनीतिज्ञ होते थे, समाचार पत्रों के प्रतिनिधि होते थे, संचालक, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के पादरी लोग होते थे, ग्रंथकार मतलब जो ग्रंथ लिखा करते थे, सब आते थे मिलने। तो ये लोग क्या करते थे, खुद या इनके संगी साथी भी गांधी जी के साथ बातचीत को शॉर्ट हैंड में लिखा करते थे। तो ये लोग बातचीत करते जाते थे और कभी कभी खुद या फिर वो अपने साथ किसी को लाते थे, वो जो भी गांधी जी के साथ बातचीत हो रही है उसको शॉर्ट हैंड में लिखता रहता था। और महादेव एक कोने में बैठे बैठे अपनी लंबी लिखावट में सारी चर्चा को लिखते रहते थे, और एक तरफ महादेव जी बैठे रहते थे और वो सब कुछ लिखते रहते थे अपनी डायरी में। मुलाकात के लिए आए हुए लोग अपनी मुकाम पर जाकर सारी बातचीत को टाइप करके जब उसे गांधी जी के पास ओके करवाने के लिए पहुंचते, तो भले ही उसमें उनमें कुछ भूलें या कमियां खामियां मिल जाएं, लेकिन महादेव की डायरी में या नोट बही में मजाल है कि कॉमा मात्र की भी भूल मिल जाए। तो कह रहे हैं कि इतना परफेक्ट लिखते थे महादेव देसाई जी कि जब ये लोग मिलने आते थे ना, फिर ये सब लिख लेते थे या इनके साथ आए हुए लोग लिख लेते थे। फिर जाते थे अपने जहाँ पर भी रुके हुए हैं वहाँ पर जाकर सारी बातचीत को वापस करके टाइप करवा के तैयार करते थे, और गांधी जी के पास एक बार दिखाने के लिए आते थे कि भाई ये बातचीत हमने ऐसे तैयार की है, आप देख लीजिए कि ओके है। तो वो कह रहे हैं आनंद स्वामी जी लेखक कह रहे हैं कि उसमें कुछ कमियां खामियां भूल मिल जाती थी, लेकिन महादेव की डायरी में मजाल है कि एक कॉमा की भी गलती नहीं होती थी। तो गांधी जी कहते थे कि महादेव के लिखे नोट के साथ थोड़ा मिलान कर लेना था ना। अरे भाई, महादेव ने जो लिखा है उसके नोट से थोड़ा मिलान कर लेते तो ये गलती नहीं होती। और लोग उंगली दबा कर रह जाते, मतलब आश्चर्यचकित रह जाते थे कि कैसे इतनी तेज तेज लिख लेते हैं ये और इतना बढ़िया लिख लेते हैं, है ना। लुई फिशर और गुंथर के समान धुरंधर लेखक अपनी टिप्पणियों का मिलान महादेव की टिप्पणियों के साथ करके उन्हें सुधारे बिना गांधी जी के पास ले जाने में हिचकिचाते थे। ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि इतने बड़े बड़े धुरंधर लेखक भी, उनके नाम ले रहे हैं वो कि लुई फिशर और गुंथर, जो कि बहुत बड़े बड़े लेखक थे, वो भी जब गांधी जी के साथ चर्चा में अपनी टिप्पणियां बनाते थे तो उन्हें महादेव की टिप्पणियों के साथ मिला करते थे, मिलान करते थे और सुधार करते थे, तब गांधी जी के पास ले जाते थे। साहित्यिक पुस्तकों की तरह ही महादेव वर्तमान राजनीतिक प्रवाहों और घटनाओं से संबंधित अद्यतन जानकारी वाली पुस्तकें भी पढ़ते रहते थे। तो कह रहे हैं कि वो साहित्यिक पुस्तकें तो पढ़ते ही थे, लेकिन उस समय की वर्तमान यानी उस समय की जो भी राजनीतिक प्रवाह यानी घटनाएं थीं
है ना, उसकी अप टू डेट, अद्यतन मतलब बिल्कुल अप टू डेट जानकारी वाली पुस्तकें लगातार पढ़ते रहते हैं कि क्या चल रहा है देश दुनिया में, है ना। हिंदुस्तान से संबंधित देश विदेश की ताज़ी से ताज़ी राजनीतिक गतिविधियों और चर्चाओं की नई से नई जानकारी उनके पास मिल सकती थी। और इसी पढ़ने लिखने की वजह से उनके पास सारी ताज़ा जानकारी होती थी, क्या चल रहा है देश विदेश में, है ना। सभाओं में, कमेटियों की बैठकों में या दौड़ती रेलगाड़ियों के डिब्बों में ऊपर की बर्थ पर बैठकर ठूस ठूस कर भरे अपने बड़े बड़े झोलों में रखे ताजे से ताजे समाचार पत्र, मासिक पत्र और पुस्तकें वे पढ़ते रहते। वो कह रहे हैं कि सभाओं में जब बैठे होते तब भी, कमेटियों की बैठक में बैठे होते तब भी, और कभी कभी दौड़ती दौड़ती रेलगाड़ी में भी के डब्बों में, जबकि ठूस ठूस कर उस समय तो रेलगाड़ी बहुत भरी होती थी, तो बैठ जाते थे, कभी ऊपर की बर्थ पे जाके बैठ जाते थे, है ना। और फिर उनके पास झोले होते थे बड़े बड़े, जिसमें उन्होंने खूब भर रखे थे, खूब सारे समाचार पत्र, पुस्तकें और दुनिया भर की चीज़ें उसमें भरी रहती थी। तो उसमें से निकाल निकाल कर पुस्तकें पढ़ते रहते थे, या फिर क्या करते रहते थे, या फिर यंग इंडिया और नवजीवन के लिए लेख लिखते रहते थे। यानी कि हमेशा वो कुछ ना कुछ लिखने पढ़ने के काम में ही कभी भी खाली नहीं बैठते थे। लगातार चलने वाली यात्राओं, हर स्टेशन पर दर्शनों के लिए इकट्ठा हुई जनता के विशाल समुदायों, सभाओं, मुलाकातों, बैठकों, चर्चाओं और बातचीत के बीच वे स्वयं कब खाते, कब नहाते, कब सोते या कब अपनी हाजतें रफ़ा करते, किसी को इसका पता नहीं चल पाता। वो कह रहे हैं कि वो इतना ज़्यादा काम करते थे, हर वक्त ऐसा लग रहा था कि वो चल रहे हैं, कभी यात्रा कर रहे हैं, स्टेशंस पर लोग इकट्ठा हैं उनसे मिलने के लिए, जनता है, सभाएं हो रही हैं, लोगों से मुलाकात, बैठक, चर्चा, है ना, हर वक्त बातचीत। तो समझ ही नहीं आता था कि वो खाना कब खाते हैं, कब नहाते हैं, सोते कब हैं और कब वो हाजतें रफ़ा मतलब कब बाथरूम वगैरह जाते हैं ना। किसी को पता ही नहीं चलता था कब अपने पर्सनल काम निपटा लेते थे। फिर 1 घंटे में 4 घंटों के काम निपटा देते, है ना। इसीलिए वो कहते इतना फास्ट थी उनकी हर चीज़ कि वो एक ही घंटे में 4-4 घंटों का काम निपटा देते थे। काम में रात और दिन के बीच कोई फ़र्क शायद ही रहता हो, मतलब वो रात और दिन का भी फ़र्क नहीं था, वो रात दिन काम करते रहते थे। वे सूत भी बहुत सुंदर काटते थे, अपनी इतनी सारी व्यस्तताओं के बीच भी वे काटना कभी नहीं चूकते थे, है ना। जैसा कि गांधी जी के आश्रम में लोग काटते थे, ये नियम भी था, गांधी जी भी काटते थे, तो इसी तरह महादेव देसाई भी सूत काटते थे और सब कामों के बीच में इसके लिए भी समय निकाल लेते थे। बिहार और उत्तर प्रदेश के हजारों मील लंबे मैदान गंगा, यमुना और दूसरी नदियों के परम उपकारी सोने की कीमत वाले गाद के बने हैं। तो कह रहे हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश के जो मैदान है ना, हज़ारों मील जो गंगा, यमुना, दूसरी नदियों के बीच में के किनारों पे जो हैं, जहाँ पर गाद यानी कि जहाँ उसमें कंकड़ पत्थर नहीं है, है ना, वहाँ पर चिकनी सी मिट्टी होती है जिसे गाद कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि उस चीज़ से बने हुए हैं, तलछट जिसे कहते हैं, गाढ़ी गाढ़ी सी, है ना, मतलब कंकड़ पत्थर नहीं होते हैं, तो वो काफ़ी अच्छी कीमती मिट्टी होती है। तो कह रहे हैं कि उसके बने हुए हैं। तो आप भी इसी तरह से, वो कह रहे हैं कि इसी तरह से महादेव जी भी इसी मिट्टी के बने हैं। आप 100-100 कोस चल लीजिए, रास्ते में सुपारी फोड़ने लायक एक पत्थर भी कहीं मिलेगा नहीं। इसी तरह महादेव के संपर्क में आने वाले किसी को भी ठेस या ठोकर की बात तो दूर, खुरदुरी मिट्टी या कंकरी भी कभी चुभती नहीं थी। मतलब उनका व्यवहार इतना अच्छा था, इतना मीठा था, इतना विनम्र था कि उनके संपर्क में जो भी आता था, कभी भी वो कभी ऐसी बात उसको नहीं बोलते थे कि उसको ठेस लग जाए। उनकी निर्मल प्रतिभा उनके संपर्क में आने वाले व्यक्ति को चंद्र शुक्र की प्रभा के साथ दूधों नहला देती थी। वो इतने प्रतिभावान थे, इतने निर्मल थे कि वो कह रहे हैं कि उनके संपर्क में जो भी आता था ना, वो बिल्कुल ऐसा लगता था कि चंद्रमा और शुक्र की चांदनी में नहा गया हो। उसमें सराबोर होने वाले के मन में उनकी इस मोहनी का नशा कई कई दिन तक उतरता न था। जो भी उनसे मिलकर जाता था ना, बहुत दिन तक इसी में मुग्ध रहता था, बहुत पसंद करता था इनको। महादेव का समूचा जीवन और उनके सारे कामकाज गांधी जी के साथ एक रूप होकर इस तरह गुंथ गए थे कि गांधी जी से अलग
करके अकेले उनकी कोई कल्पना की ही नहीं जा सकती थी। वो कह रहे हैं कि महादेव जी का जो सारा जीवन था, सारे कामकाज थे, वो गांधी जी के आस-पास ही रहते थे। इसलिए हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो गांधी जी से अलग भी कुछ थे। काम-काज की अनवरत व्यस्तताओं के बीच कोई कल्पना भी न कर सके, इस तरह समय निकाल कर लिखी गई दिन प्रतिदिन की उनकी डायरी की वे अनगिनत अभ्यास पुस्तकें आज भी मौजूद हैं। तो कह रहे हैं कि दिन भर इतने व्यस्त रहते थे, उसके बाद भी पता नहीं कब समय निकाल कर, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि उन्होंने कब समय निकाला होगा, और समय निकाल कर वो हर रोज़ की डायरी भी लिखते थे और जो आज भी मौजूद हैं। प्रथम श्रेणी की शिष्ट संस्कार संपन्न भाषा और मनोहारी लेखन शैली की ईश्वरीय देन महादेव को मिली थी। तो कह रहे हैं कि ईश्वर की ये देन ही थी जो इतना सुंदर उनकी लेखन शैली थी, इतनी सुंदर संस्कार संपन्न शिष्ट, जिसे वो कहते हैं कि प्रथम श्रेणी मतलब फर्स्ट क्लास लैंग्वेज भाषा थी, वो उनकी थी। यद्यपि गांधी जी के पास पहुंचने के बाद घमासान लड़ाइयों, आंदोलनों और समाचार पत्रों की चर्चाओं के भीड़ भरे प्रसंगों के बीच केवल साहित्यिक गतिविधियों के लिए उन्हें कभी समय नहीं मिला। वो कह रहे हैं कि जब गांधी जी के पास पहुंच गए ना एक बार वो, उसके बाद तो रोज की लड़ाइयाँ, विवाद, आंदोलन, समाचार पत्र का काम, और इसके बाद लोगों के बीच में चर्चा, मतलब हमेशा वो भीड़ से घिरे रहे, तो उन्हें साहित्यिक गतिविधियों के लिए कभी समय नहीं मिला। लेकिन फिर भी देखिए, फिर भी गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का अंग्रेजी अनुवाद उन्होंने किया है ना। उन्होंने गांधी जी की आत्मकथा का अंग्रेजी में अनुवाद किया, जो नवजीवन में प्रकाशित होने वाले मूल गुजराती की तरह हर हफ्ते यंग इंडिया में छपता रहा है ना। जो उनका जो सत्य के प्रयोग था ना, नवजीवन में तो छपा मूल गुजराती भाषा में, और फिर जब इन्होंने अनुवाद कर दिया तो वो हर हफ्ते यंग इंडिया में छपता रहा। बाद में पुस्तक के रूप में उसके अनगिनत संस्करण सारी दुनिया के देशों में प्रकाशित हुए और बिके, है ना। जो महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है ना, सत्य के प्रयोग, बाद में तो पूरी दुनिया में अनगिनत संस्करण, मतलब एक के बाद एक किताबों के संस्करण निकलते रहे और बिके। सन 1934-35 में गांधी जी वर्धा के महिला आश्रम में और मगनवाड़ी में रहने के बाद अचानक मगनवाड़ी से चलकर सेगांव की सरहद पर एक पेड़ के नीचे जा बैठे। उसके बाद वहाँ एक दो झोपड़े बने और फिर धीरे धीरे मकान बनकर तैयार हुए। तो कह रहे हैं कि 1934-35 में गांधी जी वर्धा की महिला आश्रम और मगनवाड़ी में रहने के बाद अचानक उन्होंने क्या किया कि मगनवाड़ी से चलकर वो सेगांव पहुँचे हैं, और वहाँ की सरहद पर एक पेड़ के नीचे धीरे धीरे वहाँ पर झोपड़ियाँ बनी, फिर मकान बने, और इस तरह से वो तब तक, जब वह तक मकान बने ना, तब तक महादेव भाई, दुर्गा बहन और चिरंजीव नारायण के साथ मगनवाड़ी में रहे। वहीं से महादेव जी क्या करते रहते थे, वहीं से वे वर्धा की असह्य गर्मी में रोज़ सुबह पैदल चलकर सेवाग्राम पहुँचते, है ना। सेवाग्राम, सेगांव जो है ना, वही बेटा बाद में सेवाग्राम बना था, उसका नाम सेवाग्राम हो गया था। तो वो कह रहे हैं कि महादेव जी तो वहाँ पर सेवाग्राम जाते, जो वर्धा में रहते थे, है ना, तो रोज़ सुबह पैदल चलकर सेवाग्राम पहुँचते, दिन भर काम करते, शाम को वापस पैदल आते। तो इस तरह से वो रोज़ करते थे, आते जाते पूरे 11 मील चलते थे। रोज़ रोज़ का यह सिलसिला लंबे समय तक चला। कुल मिलाकर इसका जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, उनकी अकाल मृत्यु के कारणों में वह एक कारण माना जा सकता है। वो कह रहे हैं कि इस तरह से जो 11 मील रोज़ गर्मी में उन्हें आना जाना पड़ा ना वर्धा से सेवाग्राम, तो इस कारण से भी शायद वो जल्दी उनकी मृत्यु हो गई। अकाल मृत्यु कैसे कहते हैं, जब बहुत जल्दी किसी की बिफोर टाइम मृत्यु हो जाती है ना। इस मौत का घाव गांधी जी के दिल में उनके जीते जी बना ही रहा, है ना। गांधी जी को इस बात से बाद में तकलीफ बहुत हुई, और वो जब तक जीवित रहे उन्हें इस बात की तकलीफ बनी रही। वे भर्तृहरि के भजन की यह पंक्ति हमेशा दोहराते रहे, ऐरे जख्म जोगे नहीं जशे, यह घाव कभी योग से भरेगा नहीं। बाद के सालों में प्यारेलाल जी से कुछ कहना होता और गांधी जी उनको बुलाते, तो उस समय भी अनायास उनके मुंह से महादेव ही निकलता। मतलब वो महादेव जी के साथ इतना उनका संबंध था, हर समय उनके साथ रहना था, कि जब महादेव जी की मृत्यु हो गई, उसके बाद भी जब गांधी जी को
हम कुछ बातचीत करनी होती, प्यारे लाल जी से कुछ कहना होता और उनको बुलाते तो उनके मुंह से निकलता था महादेव, है ना। तो इस तरह से महादेव उनके मुंह में शब्द वही निकलता था, इस तरह से वो इतने नज़दीक थे। बच्चों इसका अनुवाद देखिए आपकी किताब में साफ लिखा हुआ है। इसके अनुवादक श्री काशीनाथ त्रिवेदी जी हैं। हमने शुरू में आपको बताया था, लिखा हुआ है कि ये मूलतः गुजराती भाषा में लिखा गया था, ये वाला पार्ट है ना, और इसे लिखा है स्वामी आनंद जी ने। ठीक है, यहाँ से आपके प्रश्न अभ्यास जैसे हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आशा करती हूँ बच्चों आपको पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं इसका शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी एक वीडियो में डालूंगी जिससे आपके पास समय कम होगा, तो अब जल्दी जल्दी पाठ की मोटी मोटी बातें समझ लेंगे। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में बच्चों आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।